वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो बायोलॉजी का आज मैं आपको सेकेंड लेक्चर पढ़ाने वाली हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कि जनन के कितने प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखते रहिएगा, वीडियो काफी 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 इंटरेस्टिंग होगा और मुझे आशा है कि आपको समझ में भी आएगा। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन लेके जरूर आऊंगी। तो हम बात करते हैं कि जनन की कितनी विधियां होती है। तो जनन की दो विधियां होती हैं। पहला होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। जो अलैंगिक जनन होता है उसके बहुत सारे पार्ट होते हैं और अलैंगिक को कितने नामों से जाना जाता है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है और दूसरा है अयुग्मक जनन भी कहा जाता है। इसको एकल जीव जनन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक जीव की आवश्यकता होती है, यानी कि एक जीव होगा और उसके दो पार्ट बनेंगे, यानी कि एक जीव के दो दो पार्ट बन जाएंगे। जो दो पार्ट बनेंगे वो उसकी संततियां हो जाएंगी। तो इसलिए इसको एकल जीव जनन कहते हैं क्योंकि इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, या तो फिर वो मादा होगी या तो फिर वो नर होगा, दोनों में से कोई एक होगा, उनकी दो संततियां बनेंगी और वही मतलब एक जीव से दो जीवों का निर्माण होगा, यानी कि उनकी दो संततियों का निर्माण होगा। इसलिए इसे एकल जीव जनन भी कहते हैं। और बात करते हैं कि इसे अयुग्मक जनन क्यों कहते हैं। तो इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। तो आपको विधि कैसे, तो अयुग्मक मतलब इसमें युग्मकों की आवश्यकता ना हो। नाम से ही पता चल रहा है अयुग्मक मतलब जिसमें युग्मकों की आवश्यकता ना हो, क्योंकि ऐसे होता तो युग्मक कहते हैं, लेकिन अयुग्मकों का इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है। बिना युग्मक के ही उन्नस का निर्माण हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको पढ़ाती हूँ ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। और आज हम अलैंगिक जनन के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। इसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो देखते रहेगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा और आपको मजा भी आने वाला है। तो कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया है जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने डाला कि जनन की कितनी विधियां होती है। तो जनन की दो विधियां होती है। जो पहली होती है वो है अलैंगिक जनन, यानी कि उसको हम अयुग्मक जनन भी कहते हैं और एकल जीव जनन भी कहते हैं। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, तो गौर से सुनिएगा और नोट करते रहिएगा। जनन एक सरल विधि है। इसमें एक ही जीव अपने समान अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न करता है। इसमें उत्पन्न जो संतति होती है वह आनुवांशिक व आकार की रूप से अपने जनक से समान होती है, यानी कि वो सिर्फ रंग रूप आकार में ही समान नहीं होती है बल्कि वो उनके जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं उनके समान भी होती हैं। तो ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम इसके लक्षण पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें युग्मक व संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। तो यानी कि युग्मक और संलयन, यानी कि दो, अगर संलयन तभी होगा जब दो जीव होंगे, यानी कि नर और मादा दोनों लोग होंगे। 46 गुणसूत्र होते हैं उनको, यानी कि 23 गुणसूत्र देंगे तो एक 46 गुणसूत्र वाला एक नया जीव बनेगा। यानी कि यहाँ पे वैसी कोई क्रिया नहीं होगी क्योंकि इसमें तो केवल एक ही जीव की आवश्यकता होती है। संलयन या निषेचन की क्रिया तभी होगी जब दो जीव होंगे, और दो जीव होंगे तब वो अपनी 23 गुणसूत्र देंगे और उससे एक नए जीव का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक जीव का निर्माण होगा। यहाँ पे एक जीव से एक या एक से अधिक जीवों का निर्माण होगा, यानी कि इसमें निषेचन व संलयन जैसी कोई भी क्रिया नहीं होगी और इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होगा। तो ये बातें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी थी, लेकिन ये इसके लक्षण के अंतर्गत आता है तो मैंने आपको फिर से डिस्कस कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि युग्मक किसे कहते हैं। तो युग्मक एक नर और मादा के शरीर के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम जनन कोशिकाएं कहते हैं। ये आगे चलकर बच्चे का विकास करती हैं। जो छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें ही हम युग्मक कहते हैं। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, मैं आपको आगे समझाती हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, युग्मक एक नर और मादा दोनों के शरीर के अंदर कुछ जनन कोशिकाएं बनती हैं जिसे हम जनन कोशिकाओं के द्वारा आगे चलकर बच्चे का विकास होता है। तो जो जनन छोटी छोटी कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम युग्मक कहते हैं।
तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे आपको दिखाऊं संलयन। तो नर और मादा के जो शुक्राणु अंडाणु होते हैं उनके द्वारा युग्मनस का निर्माण होता है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो इसमें युग्मक का वर्ड आया तो मैंने आपको बताया, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको निषेचन भी बताया है, यानी कि संलयन भी बताया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। केवल एक जनकीय व समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, क्योंकि ये दो वर्ड आए हैं तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस ना करूं। तो फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं, यानी कि कोई भी गुणसूत्र है उसमें, मान लो हम मनुष्य की बात करते हैं, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ये तो आपको पता ही होगा। और मनुष्य के गुणसूत्र यानी कि 46 गुणसूत्रों में से 2 विभाजन हुए, और का मतलब ये है कि 46 गुणसूत्र में से 2 विभाजन होगा, यानी कि 46 में बढ़ जाता है, जिसे हम समसूत्री विभाजन कहते हैं। यानी कि समान गुणसूत्रों वाला। सम मतलब समान, जो सूत्री का मतलब गुणसूत्र से ले लो, सम मतलब समान, जो सूत्री है उसको गुणसूत्र से ले लो, मतलब समान, सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अभी मैं आपको समझा भी दूंगी, लेकिन अभी हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि 46 गुणसूत्र में से, ऐसा नहीं कहेंगे कि अर्धसूत्री मतलब उसका आधा, नहीं, हम यहाँ पे बात करें कि गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं, समसूत्री में तो केवल एक होता है, यानी कि 46 में बढ़ जाएगा, बस वो समसूत्री विभाजन हो जाएगा। उसका नाम भी था सम और सूत्री, समान गुणसूत्रों वाला। लेकिन यहाँ पे अर्धसूत्री, यानी कि यहाँ पे हम अर्धसूत्री का मतलब ये नहीं कहेंगे कि हाँ आधा कर लेंगे, नहीं, यानी कि जो 46 गुणसूत्र है उनमें से क्या होगा कि जो पहला विभाजन होगा वो ये होगा कि 23 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि आधे भाग में। पहला जो 46 गुणसूत्र में से अगर आधे से 2 पार्ट करेंगे तो 23 हो जाएंगे, और 23 में जो 2 पार्ट हुए उनका भी हम फिर से आधा करेंगे। लेकिन अब किला हम यहाँ पे क्या आजमाएंगे, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होगा। पहले अर्धसूत्री हुआ यानी कि आधा आधा, लेकिन अब यहाँ पे समसूत्री विभाजन दोबारा होगा, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। लेकिन जो पहले 23 में बटा था वो था अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। प्रथम विभाजन में क्या हुआ कि वो आधे के पार्ट में बट गया, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय है उसमें क्या होगा कि समसूत्री की तरह विभाजन होगा। जो 23 गुणसूत्र है उसमें से फिर से वो 2 भागों में बटेगा, फिर से वो 23 का ही निर्माण करेगा, ना कि वो आधे भागों में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो द्वितीय विभाजन है वो समसूत्री की तरह होगा। तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अभी आपको कॉपी में समझाती हूँ, आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे है कि ये एक जनकीय केवल समसूत्री यानी कि समान गुणसूत्रों वाला विभाजन होता है तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या होता है। तो जब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के समान होती है तो यह विभाजन समसूत्री विभाजन कहलाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि समसूत्री और अर्धसूत्री क्या होता है। तो मैंने दोनों तरफ यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि मनुष्य की इसके गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो कि डिवाइड होकर बढ़कर 46 जिसे हम संतति या पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। और अर्धसूत्री में क्या होता है कि जो अर्धसूत्री प्रथम विभाजन होता है उसमें भी ऐसे ही होता है कि 23 बढ़ जाते हैं, और उसके बाद जो 2 संतति बनती है उससे भी समसूत्री विभाजन होता है, फिर यहाँ पे 23 बढ़ जाती है, यहाँ पे 23 बढ़ जाती है, तो इसको कहते हैं अर्धसूत्री द्वितीय विभाजन, इसको कहेंगे अर्धसूत्री प्रथम विभाजन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सम मतलब समान, और सूत्री मतलब गुणसूत्र, अर्ध मतलब आधा, और सूत्री मतलब गुणसूत्र। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो समसूत्री विभाजन है और जो अर्धसूत्री विभाजन है वो मनुष्य के शरीर में कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन की। समसूत्री विभाजन मनुष्य के कायिक में होता है, यानी कि कायिक से ले लो, काय, काय मतलब होता है शरीर। आप कहते होगे कभी कभी आपने सुना होगा काय मतलब होता है शरीर, शरीर में होता है समसूत्री विभाजन। लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो होता है मनुष्य की लैंगिक कोशिकाओं में, यानी कि यहाँ पे जो मनुष्य जो नर होता है, नर का जो शुक्राणु होता है और मादा का जो अंडाणु होता है, वो दोनों मिलकर वो क्या करता है संतति का निर्माण करता है, यानी कि 23 गुणसूत्र आपस में डिवाइड करते हैं नर और मादा,
फिर वो जब 46 होती है तो वहां पे संतति का निर्माण होता है। तो यानी कि यहाँ पे लैंगिक कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन, लेकिन जो समसूत्री होता है वो होता है कायिक कोशिकाओं में। तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे आपको बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करती हूँ, जो कि 1 या फिर 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्लोन किसे कहते हैं। आपने जब बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि क्लोन वर्ड आया था या अब आएगा जब आप बुक पढ़ोगे। तो क्लोन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो उत्पन्न हुई जो संतति होती है वो कार्यात्मक व आनुवांशिक रूप से अपने जनक से समान होती है। यानी कि कार्यात्मक मतलब कार्य में समान, और आनुवांशिक मतलब उनके जो आंतरिक लक्षण होते हैं, गुणसूत्र और ये सब जो होता है वो भी समान होता है, तो उसे हम क्लोन कहते हैं। तो ये अगर पूछे तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो, तो मैं आपको बताती हूँ और उसके आगे लक्षण मैं आपको बताती हूँ। यानी कि अब हम तीसरा लक्षण डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्लोन की परिभाषा बताई, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्लोन किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 1 या 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। मैंने आपको बताया तो उत्पन्न संतति कार्यात्मक या आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, यही मैंने आपको बताया था, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि आपको ये ना रहे कि दीदी ने आपने लिखा नहीं था तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। आगे हम लक्षण फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो तीसरा लक्षण है वो ये है कि जनन में यह एक तीव्र विधि है। ये मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था जब मैं आपके साथ लैंगिक लक्षण डिस्कस करते, तभी मैंने आपको बता दिया था। यानी कि इसमें जो जनक होता है उसमें कोई मादा या नर की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि अगर 2 होते यानी कि नर और मादा, तो उनमें से 23 गुणसूत्र होते, फिर वो आपस में मिलते संलयित होते, फिर यहाँ युग्मज का निर्माण होता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक जनक की आवश्यकता होती है, तो नर हो गए तो मादा, और वो आपस में समसूत्री विभाजन करके वो युग्मज का निर्माण कर लेती, यानी कि 2 भागों में डिवाइड हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको अमीबा का उदाहरण बताया था, आपको याद होगा, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो चौथा है वो ये है कि बनने वाली संतति संख्या में बहुत अधिक होती है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो नर और मादा यानी कि नर और मादा आपस में संलयित होते हैं तो एक युग्मनज का निर्माण होता है। अधिकतर 99% केस में ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही संतति बनती है, एक ही बच्चा होता है। लेकिन सिर्फ 1% में ऐसा होता है कि 2 हो जाएंगे बस। उससे ज्यादा कभी भी मनुष्य में ऐसा नहीं हुआ है कि 2 से अधिक हो। लेकिन जो यहाँ पे बताया गया कि अलैंगिक जन्म में क्या होता है कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन तक कई सारी संतति बनती है। ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी हम बात करें कि संख्या बहुत अधिक होती है। यानी कि ये एक व एक से अधिक संख्या में होती है और अधिकतर काफी अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 5वां जो लक्षण है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, जैसा कि अमीबा, यूग्लिना, क्लेमाइडोमोनास। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। निम्न श्रेणी का मतलब है बहुत ही छोटे जीव, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना और ऐसे करके बहुत सारे जीव। यानी कि मनुष्य तो एक बड़ा जीव है, तो उसमें ये सब नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि बहुत ही निम्न मतलब छोटी, निम्न ऐसे कहते हैं ना, निम्न श्रेणी के लोग मतलब छोटी श्रेणी के लोग, यानी कि यहाँ पे छोटा जीव से बताया गया। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। अगर ये उच्च श्रेणी के जीवों में होगा तो इसे हम कायिक जनन कहेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि कायिक जनन किसे कहते हैं। कायिक जनन का मतलब ये है कि पादप जो होता है वो मतलब बीज के अलावा किसी अन्य भाग से नए पौधे का निर्माण करता है, तो यानी कि वहां पे कायिक जनन हुआ। यानी कि अगर वो जड़, तना, पत्ती या फिर आंख से नए पौधे का निर्माण करता है तो यानी कि वहां पे कायिक जनन हुआ। यानी कि जैसे हम उदाहरण लेते हैं आलू का। आलू का क्या होता है कि जो आलू के ऊपर आंख निकलती है, यानी कि हल्की व्हाइट, हल्की ग्रीन कलर की, व्हाइट ज्यादा रहती है, ग्रीन कम रहती है, उसको हम काटते हैं। काटने के बाद उसको मिट्टी में रोपित कर देते हैं। रोपित करने के बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे नया पौधा बनाता है और वो विकसित हो जाता है। लेकिन जो ऐसा होता है कि कायिक जनन होता है वो ऐसे ही होता है बीज के अलावा, यानी कि कोई भी पौधा हो जो कि बीज के अलावा उगता हो और वो किसी अन्य भाग से पौधे का निर्माण कर ले, तो उसे कहते हैं हम कायिक जनन। तो आप उदाहरण याद रखिएगा आलू का, क्योंकि आलू का जो होता है उसकी आंख को मिट्टी में रोपित कर देता है, जिससे क्या होता है एक नया पौधा बनता है। तो आपको समझ में आ गएगा। मैं अब आपको लिख के दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। कायिक जनन जब बीज के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से यानी कि जड़, तना, पत्ती, उससे अगर नया पौधा बनता है तो उसे कायिक जनन कहते हैं। तो
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हो, जो कि आपको लग रहा हो कि हाँ दी आपने ये नहीं बताया, मुझे कमजोरी लग रही है कि हाँ इसकी वजह से कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मुझे अगर इसका अर्थ पता हो तो फिर मैं लेसन को अच्छे से कवर कर सकता हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब इसके प्रकार की। तो एनसीईआरटी में सिर्फ इसके 4 प्रकार दिए हैं, लेकिन जो अदरवाइज बुक है उसमें बहुत सारे पार्ट दिए हैं, यानी कि उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो बहुत सारे पार्ट है। लेकिन जो एनसीईआरटी बुक है अभी हमको वो पढ़नी, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें बात करनी है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, तीसरा होता है बीजाणु द्वारा, चौथा होता है पुनरुद्भवन। तो हम इस 4 पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम सिर्फ 2 पार्ट को डिस्कस करेंगे कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यानी कि विखंडन की बात करेंगे, और यहाँ पे यानी कि विखंडन के अंतर्गत 2 पार्ट आते हैं, यानी कि द्विविखंडन और बहुविखंडन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं द्विविखंडन की। तो सबसे पहले हम द्विविभाजन की बात करते हैं। द्विविभाजन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब जीव जो जनक होता है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से एक नई संतति का निर्माण करता है, और इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ये आपको पता था, तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने द्विविखंडन हेडिंग डाल दी, और मैं आपको बताती हूँ कि इस प्रकार के अलैंगिक जनक में जनक अनुकूल परिस्थिति आने पर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है, वह प्रत्येक भाग से एक नई संतति का निर्माण करता है। तो यही मैंने आपको बताया था, यहाँ मैंने आपको लिख के दिखा दिया ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हम आगे बात करते हैं कि इसमें कैसे होता है। तो यहाँ पे हम अमीबा की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा में एक केंद्रक उपस्थित होता है और कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। तो यहाँ पे हमने बात की, ये केंद्रक हो गया, ये कोशिका द्रव्य हो गया, और ये यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ये कोशिका झिल्ली हो गई। तो यहाँ पे आगे क्या होगा कि यहाँ पे ये हल्का सा से डिवाइड होगा, लेकिन अभी से विभाजन होना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे 2 केंद्रक हो गए, कोशिका द्रव्य यहाँ पे सब भर रहा है। उसके बाद क्या होगा, इसका तीसरा स्टेप कि यहाँ पे ये हल्का सा ऐसे घूम के जाएगा, और यहाँ पे 2 भागों में क्या होगा कि जो यहाँ पे कोशिका द्रव्य पूरे में था वो अब पूरे में ना रहकर ये इसके आसपास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब ये इसके आसपास इकट्ठा होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसे आके जो यहाँ पे 2 कोशिकाएं बनी थी वो ऐसे इकट्ठा हो गई है। 2 केंद्रक यहाँ पे बने थे, उसका कोशिका द्रव्य इसके आसपास इकट्ठा हो गया था। उसके बाद क्या हुआ, जो यहाँ पे आगे स्टेप है वो यहाँ पे क्या होगा, जो उसकी झिल्ली है वो टूट जाएगी, और जो यहाँ पे जो 2 केंद्रक हैं वो आपस में हो जाएंगे। जो इसकी कोशिका झिल्ली है वो भी इसके आसपास इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ पे इसके आसपास कोशिका द्रव्य भी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे 2 संतति का निर्माण हो गया, यानी कि अमीबा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे डिस्कस करते हैं कि बहुविखंडन। तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे बायो के वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हमको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बल्कि वो अपने नाम से ही एक्सप्लेन कर देते कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे वही बात थी, द्विविखंडन मतलब 2 जीवों का निर्माण, और बहुविखंडन मतलब बहुत सारे, तो यानी कि बहुत सारे जीवों का निर्माण करना। इसमें क्या होता है कि जनक होता है वो अन्य छोटे खंडों में विभाजित होकर बहुत सारे जीवों का निर्माण करता है, यानी कि उसमें बहु मतलब बहुत सारे, यानी कि बहुत सारी संततियों का निर्माण होता है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। ये अमीबा की तरह ही होता है, लेकिन अमीबा में सिर्फ इतना फर्क होता है कि अमीबा में सिर्फ 2 जीवों का निर्माण होता है, लेकिन जो बहुविखंडन है उसमें बहुत सारे जीवों का निर्माण होगा। तो हम आज के लास्ट टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे जैसे कि उसमें लिया था, यहाँ पे एक केंद्रक हो गया, उसके आसपास कोशिका द्रव्य हो गया। फिर इसने क्या किया कि इसने बहुत सारे केंद्रक धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किए, और जो ये कोशिका द्रव्य था ये आगे चलकर जो इसके अंदर जो गोल गोल थे इसके आसपास ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि अमीबा में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो बहुत सारे थे वो यहाँ से टूट गया और बाहर जाके बहुत सारे जीवों का निर्माण किया। इसके आसपास कोशिका द्रव्य भी था, कोशिका झिल्ली भी थी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये पार्ट हम कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना।
क्योंकि मैं आपकी फ्रेंड आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।